A very good morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I am CS Shweta and today is third class of Factories Act in SBIL, right? So as you can see here, we have our notes over here जो आप सबको मिल चुके हैं and इसमें आपके फैक्ट्रीज एक्ट के नोट्स हैं और हम नोट्स प्लस पीपीटी दोनों से पढ़ रहे हैं. आई हैव गिवन यू assurance in the very beginning of the class that notes plus whatever we are going to study from PPT is equal to your study material. So once you have covered notes and PPT as well, that means you have covered study material thoroughly. तो आपको टेंशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि आपको स्टडी मटेरियल कवर करना पहली बात स्टडी मटेरियल कवर करना बहुत जरूरी है. 100% of study material coverage is very important to clear your exam. Plus, writing skills are very important. Right? तो ये दोनों चीजें अगर आपने अच्छे से कर ली है ना तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्लियर करने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. इनफैक्ट आप क्लियर कर भी लेते हैं. All you need to do is you need to stay calm. You need to complete your syllabus on time. You need to complete 100% of your syllabus and you need to practice your answers. You need to practice writing. You need to do the writing practice of all the important questions. अब हमें important questions कौन बताएगा? तो of course चैप्टर के अंत में मैं आपको बताऊंगी SBIL में. इसके अलावा जो बच्चे स्कैनर परचेज करते हैं, स्कैनर में देखिए जो चीज स्कैनर में है तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, उसको तो कम से कम हमें लिख के करना चाहिए. ठीक है. देखिए स्टूडेंट, एग्जामिनेशन के पैटर्न होते हैं. एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, सपोज फैक्ट्रीज एक्ट से इंस्पेक्टर की पावर्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया, डायरेक्टली पूछ लिया गया. शायद उसके अगले या नेक्स्ट अटेम्प्ट में इनडायरेक्टली पूछ लिया गया कि मिस्टर कुमार एक फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से मिस्टर कुमार के पास जो वहां के एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज अ इंस्पेक्टर, राइट? सो वहां के जो डीएम है वो इंस्पेक्शन करने चाहते हैं. सो व्हाट ऑल पावर्स ही में एक्सरसाइज. तो आपसे ऐसे करके पूछ लिया, पर पूछा तो पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर ही है ना, राइट? तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो राइटिंग स्किल्स है, अपने राइटिंग प्रैक्टिस है, वो आपको सारे टॉपिक्स का नहीं करना, बट स्कैनर के पास्ट ईयर क्वेश्चन और जो भी टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल रहे हैं उनका तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस पक्का कर लेना चाहिए. ठीक है, चलिए लेट्स मूव further of our Factories Act. So this is SBIL Group 1 paper number 3, that is Factories Act that we have started in the last to last class. Today's third class of Factories Act. So मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्रीज एक्ट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा गया है. मैंने इसको पार्ट ए से लेके बी सी डी ई एफ, पार्ट एफ तक डिवाइड करा है इस चैप्टर को टू मेक योर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग मोर इजियर, राइट? सो पार्ट ए हमने अच्छे से बात कर ली है. पार्ट बी हमने डेफिनेशंस अच्छे से बात कर चुके हैं. आप कुछ कहेंगे आप तो अच्छे से बात कर चुके हो, हमें समझ में नहीं आई. समझ में नहीं आई है तो आप अपने मन में बोलते रहिए, क्योंकि अगर मेरे पास आपका डाउट नहीं पहुंचेगा तो मुझे नहीं पता चलेगा that you have a doubt. So how you are going to reach me? You're going to comment or you're going to reach me on the description box. You have access to all social media links where you can reach me, or simply you have my number. You can just message me any doubt you have, right? वो भी नहीं करना हमें तो no problem. अपने डाउट रखिए, अपने डाउट अपने साथ ही रखिए और साथ ही अपने एग्जाम में ले जाइए डाउट को, राइट? तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना, तो आपको यू हैव टू रीच टू मी इन केस इफ यू हैव एनी डाउट. सो जब तक मेरे पास डाउट नहीं आता, आई एम प्रिज्यूमिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड. पार्ट सी हमने कर लिया था लास्ट क्लास में. पार्ट डी भी हमने कर लिया था. इंस्पेक्टर मैंने बहुत अच्छी पीपीटी से आपको पढ़ाया था. वो पीपीटी भी आपको मिल जाएगी. कहाँ मिल जाएगी? हर क्लास में बताती हूँ. आपका टेलीग्राम लिंक है, आपका इंस्टाग्राम लिंक है, आपका व्हाट्सएप कम्युनिटी है, हर जगह आपको नोट्स मिल जाएंगे. कहीं पे भी नहीं मिलते हैं तो मेरा नंबर भी है, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड आई विल फॉरवर्ड यू पर्सनली दीज नोट्स. ठीक है, तो अब इतना ऑप्शन है तब भी नहीं नोट्स मिल रहे तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर तो कुछ नहीं कर सकते. पार्ट ई पे आ जाते हैं. पार्ट ई है हमारा हेल्थ. जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये मैम बोल रहा है हेल्थ का एक टेबल दिया हुआ है हमें, जिसके टॉप पे लिखा हुआ है चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट
talks about health. फिर आया safety. Chapter 4 of that is talking about safety. Okay. Then आया हमारा chapter सेफ्टी. उसके बाद हमारे पार्ट एफ में आता है हमारा चैप्टर नंबर 5. 3 आपने पढ़ा हेल्थ, 4 आपने सुना सेफ्टी, 5 चैप्टर 5 इज टॉकिंग अबाउट वेलफेयर मेजर्स. तो हमने ना बहुत शुरू में ही सुना था अपनी टीचर से यानी मुझसे कि फैक्ट्रीज एक्ट में 3 ऑब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ है. 3 ऑब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा फोकस करा हुआ है कि जितने भी वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं और जिन भी ऑर्गेनाइज एस्टैब्लिशमेंट्स पे फैक्ट्रीज एक्ट लग रहा है उनको 3 ऑब्जेक्ट्स, मतलब फैक्ट्रीज एक्ट के पीछे 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं. वो है हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर. राइट, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर. तो हम ये तीनों के बारे में जरा बात करते हैं. उसके बाद हम नोट्स में दोबारा बात करेंगे. नोट्स में हम और डिटेल में बात करेंगे हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर के बारे में. पीपीटी के बाद नोट्स में बात करेंगे और नोट्स में हमें एक साइट अप्रेजल कमिटी है वो भी करना है एंड देन आवर चैप्टर विल बी डन. ठीक है. सो अभी आपने देखा कि पार्ट ई में टेबल्स है. ये टेबल्स मैंने नहीं बनाया, आपके स्टडी मटेरियल में ही है, वही मैंने नोट्स में डाल दिए आपके. ठीक है. उसके बाद आपने टेबल पार्ट एफ में भी देखा कि वहां पे भी कुछ चीज के बारे में बताया गया, साइट अप्रेजल कमिटी, वो हम करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट. उनको डिटेल में बात करते हैं क्योंकि स्टूडेंट हमने शुरू में बात करी थी बहुत क्लास के शुरू में. देखो ये पीपीटी 2 है. पीपीटी 1 वो थी जिसमें इंस्पेक्टर ऑक्यूपायर मैंने आपको कराया था. ये पीपीटी 2 है फैक्ट्रीज एक्ट की. तो फैक्ट्रीज एक्ट की बहुत शुरू मतलब स्टार्टिंग क्लास में हमने बात करी थी कि फैक्ट्रीज एक्ट के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर. अभी देखो अभी ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं और तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं फैक्ट्रीज एक्ट के. और इन तीनों को ही हम ये नहीं बोल सकते कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तीनों ही अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं. वर्कर की हेल्थ बहुत ही ज्यादा आप बोलेंगे डिमीन करी जाती है, बहुत ही ज्यादा डाउनग्रेड रखी जाती है. वर्कर की हेल्थ को कहाँ इतना प्रायोरिटी बनाया जाता है फैक्ट्रीज में. सो यहाँ पे बोल रहा है फैक्ट्रीज एक्ट ने कुछ ऐसे मेजर्स लिखे हैं, प्रोविजंस लिखे हैं जिसमें प्रायोरिटाइज करा गया है किसको, वर्कर की हेल्थ को. देन सेफ्टी. अभी आप खुद सुने, आपने भी पर्टिकुलरली तो नहीं बट जनरली आपने कुछ ना कुछ सुना होगा कि इस फैक्ट्री में इतने वर्कर की डेथ हो गई. उस कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हुए सेल्फ एक्टिंग मशीन द्वारा सेल्फ एक्टिंग मशीन पे काम करते हुए इंजरी हो गई. सेल्फ एक्टिंग मशीन समझते हैं, वो मशीन जो अपने आप एक्ट कर जाती हैं. जैसे लाइक एक केस हुआ था कि एक मशीन थी वो ना ग्लास कटिंग मशीन थी. ठीक है. तो मशीन में सेटिंग होती है कि वो हर थोड़े मिनट के बाद ऐसे उसका जो नाइफ है वो नीचे आ जाता है. दे आर सेल्फ एक्टिंग मशीन्स. तो एक वर्कर, मशीन को तो नहीं पता कि नीचे ग्लास है या वर्कर का हाथ है या किसी का गला है, मशीन तो एक्ट कर रही है ना. तो इस सेल्फ एक्टिंग मशीन्स ना बहुत बार केसेस देखे गए हैं जहां पे उनको इंजरी हो जाती है, उनके लिए सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते, विच इज रॉन्ग. तो फैक्ट्रीज एक्ट में सेफ्टी मेजर भी बात करी गई है. हेल्थ सेफ्टी हो गया. व्हाट इज वेलफेयर? वेलफेयर में क्या होता है ना, देखो कुछ ऐसी चीजें आप सुनोगे जहां पे वर्कर्स के बेनिफिट के लिए, क्योंकि वर्कर्स को कुछ एक्स्ट्रा एमिनिटीज देने की बात हुई है वेलफेयर में. ठीक है ना. तो हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर आर 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स अंडर फैक्ट्रीज एक्ट. लेट्स टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम वन बाय वन. Factories Act takes care of workers in the following aspects. समझ गए ना कौन से aspects? Health of the worker, safety of the worker, welfare of the worker, working hours, employment of young person, annual leave with wages. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये तो चीजें हैं ही अबाउट देयर वेजेस एंड वर्किंग आवर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट 3 मेजर चीजें क्या है, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर. हाँ, वो कितना घंटा काम कर रहे हैं, उनको ब्रेक मिला या नहीं मिला. देन यंग पर्सन, ऐसा तो नहीं किसी इकोनॉमिक नेसेसिटी में कुछ रिस्की काम कर रहे हैं,
इकोनॉमिक नेसेसिटी समझते हैं ना कि पैसे के लालच, मतलब एक पैसे कमाने के लिए यंग पर्सन अपनी पढ़ाई छोड़ के ऐसे काम में आ गए हैं और हेल्थ हैजर्ड वाले काम में आ गए हैं, इन चीज का भी टेक केयर करते हैं यंग फैक्ट्रीज एक्ट। एनुअल लीव विद वेजेस is taken care of under Factories Act, but three major objectives are health, safety and welfare. अच्छा, health, safety and welfare. अच्छा, ABCD तो पढ़ी है ना हम सब ने, पढ़ी है मैम, याद भी है। ABCD तो याद होगी, क ख ग याद नहीं होगी तुमको, आई एम वेरी मच श्योर। क ख ग याद नहीं होगी, मैंने बहुतों से पूछा, मुझे क ख ग याद है, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। हाउ गुड, देखो मुझे याद है, आई रिमेम्बर। क्योंकि क्या हुआ अभी पीछे, व्हेन आई ओपन माय डॉटर्स बुक एंड आई सॉ क ख ग, तो मैंने ना, मुझे तो याद थी, बट आई आस्क्ड 2-3 पीपल अराउंड मी, उनको क ख ग याद नहीं थी, ABCD याद थी। बोलोगे मैम फिर आप क्या हमें क ख ग याद कराने वाले हो, हमें क ख ग नहीं पढ़ना है। क ख ग नहीं पढ़ा रही मैं तुमको, यहाँ पे देखिए ABCD तो आपने पढ़ी है। पहले क्या आता है, अगर मैं HSW की बात करूं तो बड़ी सिंपल बात है, पहले क्या आता है ABCD में, H आता है, ABCDEFGH। उसके बाद H के बाद S नहीं आता, IJKLMN। लेकिन अगर मुझे एक सीक्वेंस में गाना, तो ये ABCD में पहले H आता है, फिर S आता है, ठीक है, HIJKLMNOPQRS, TUVW, फिर W आता है। तो आप ऐसे याद रखिए कि पहला चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट H, देन सेफ्टी एंड देन वेलफेयर। बहुत बच्चे मुझे ये बोलते हैं, हम कंफ्यूज हो गए मैम कि चैप्टर 3 वेलफेयर का था, हेल्थ का था या सेफ्टी का था। तो प्लीज याद रखिएगा कि फैक्ट्रीज एक्ट में ये 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। फैक्ट्रीज एक्ट के जो चैप्टर्स है उसमें तीसरा चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ, chapter 4 is talking about safety, and chapter 5 is talking about welfare। ठीक है ना, आई एम श्योर ये आपको याद हो चुका है, आई एम वेरी मच श्योर। क्या होता है ना, कुछ बात कर लो तो हमें याद हो जाती हैं चीजें। आप कभी भी देखना, जब आप जबरदस्ती लर्न करने की कोशिश करोगे ना, कुछ बच्चे ऐसे आंखें बंद करके नहीं बैठ जाते। चैप्टर 3 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट टॉक्स अबाउट हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट टॉक्स अबाउट हेल्थ ऑफ द वर्कर, बस ये बोले जा रहे हैं। अरे बोले तो जा रहे हो, पर आप ये याद रखो, ये आप सिर्फ बोल रहे हो, बहुत टेम्पररी लर्निंग है ये, थोड़ा समझ के याद करोगे तो डेफिनेटली याद होगा, ठीक है। तो अभी मैं ये नहीं बोलूंगी कि प्रायोरिटाइज करा गया, लेकिन मैं सिर्फ एक याद करने का तरीका आपको बता रही हूँ कि हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर आप ऐसे याद रखिएगा, चैप्टर 3, 4, 5 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ऑल्सो, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आना है, सो मोस्ट लाइकली दे कैन कम इन एग्जाम। सो 120 सेक्शंस हैं तकरीबन फैक्ट्रीज एक्ट में, जिसमें से 11 से 20 इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ, 20 के बाद 21 से 41, 21 से 41 इज टॉकिंग अबाउट सेफ्टी, 41 के बाद क्या आता है, 42 से 50 तक बात कर रहा है अबाउट वेलफेयर। देखिए अभी ये है, अब सेक्शन, कौन से सेक्शन ऐसे हैं जो हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको हेल्थ के बारे में कुछ लिखना आ जाए एग्जाम में, आपको सेक्शन याद नहीं आ रहा तो याद रखना पड़ेगा ना, अब कुछ बातें तो याद करनी पड़ेंगी। तो 11 से सेक्शन 11 से सेक्शन 50 तक ये प्रोविजंस है। कौन से प्रोविजन? हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर के। 11 से 20, 21 से 41 एंड 42 से 50। सबसे ज्यादा सेक्शन देखे जाए तो सेफ्टी के हैं, हेल्थ के फिर भी कम है, हेल्थ के 9-10 सेक्शन है, तुम्हारे वेलफेयर में भी 8-9 सेक्शन है, लेकिन सेफ्टी में कम से कम 20 सेक्शंस हैं। तो आप लगाओ सेफ्टी के बारे में ज्यादा बात करेगा ये, क्योंकि वर्कर की लाइफ इज like everybody's life, you know, workers' life cannot be put on stake when it comes to the work to be the work that need to be done by lower class। जैसे मैनेजमेंट में हमने पढ़ा कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल होता है। हम लोअर लेवल में किनको डालते हैं? वर्कर्स, लेबर्स, राइट। मिडिल लेवल पे किसको डालते हैं? सुपरवाइजर्स। टॉप लेवल पे मैनेजर्स, राइट। तो आप मैनेजमेंट के लो लेवल में भी वर्कर आते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि बिना वर्कर के किसी भी बिजनेस का फाउंडेशन नहीं हो पाता, राइट।
कोई बिजनेस है, कुछ भी बेच रहा है, टच पेन बेच रहा है, तो उसको बना रहे हैं फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में तो वर्कर ही है ना जो काम कर रहे हैं। सो आप ये समझ लीजिए कि आप आगे जाके जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि जो डिस्प्यूट होते हैं इंडस्ट्रीज में वो इतने बड़े मुद्दे क्यों बन जाते हैं, क्योंकि वर्कर अगर आज स्ट्राइक पे चला जाए, वर्कर आज पेन डाउन कर दे कि मुझे तो काम नहीं करना, मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है, वही स्ट्राइक पे चला जाए, स्ट्राइक भी बड़ी प्रकार की होती है, किसी भी स्ट्राइक पे चला जाए, तो आप समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन का काम डिस्टर्ब होगा। वर्कर जो चीज बनाता है वो एज अ फिनिश प्रोडक्ट भी कहीं यूज हो रही होगी, एज अ रॉ मटेरियल भी हो सकता है यूज हो रही हो, तो उन फैक्ट्रीज को भी दिक्कत आएगी। सपोज एक कॉटन इंडस्ट्री के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर लिया, तो कॉटन एज अ फिनिश प्रोडक्ट भी मार्केट में बिकता है, कॉटन एज अ रॉ मटेरियल भी मार्केट में बिकता है। सो आप समझिए कि कितनी सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो जाएंगी, और अगर ये चीज ज्यादा लंबे समय के लिए चली तो आप ये समझिए कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ तक भी इकोनॉमिक लेवल तक भी बात आ सकती है। So it's very important to handle industrial dispute, to make industrial dispute into the knowledge and resolve the issues of labor. एंड फैक्ट्रीज एक्ट में यहाँ पे चलो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे नहीं आते, पहले फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में बात करते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट में बात करी गई है वर्कर के ही हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के बारे में। सो रिमेंबर दी सेक्शन, जब आपको ये पीडीएफ दी जाएगी और आप 2-3 बार आंखों के आगे से गुजारोगे इस पर्टिकुलर स्लाइड को, आई एम श्योर आपको याद हो जाएगा। आई एम श्योर वाई, बिकॉज आई एम टेकिंग अ प्रिजम्पशन दैट यू विल रीड इट केयरफुली। अगर रीड नहीं करोगे केयरफुली तो फिर क्या बोल सकते हैं। चैप्टर 3 हेल्थ, सेक्शन 11 to 20। सेक्शन 11 क्लीनलीनेस मतलब आपने अपने पेरेंट्स से तो ये ताने बहुत ही सुने होंगे कि सफाई रखना बहुत जरूरी है, तुम तो गंद पे ही बैठ जाते हो। मेरी मम्मी का तो एक डायलॉग था कि डॉग भी जहाँ बैठता है ना वो भी अपनी जगह क्लीन करके बैठता है, तो फिर तुम सोच लो कि तुम क्या हो। मतलब कैसे हमारे पेरेंट्स कहाँ से ये ताने लाते थे, मुझे समझ में नहीं आता था उस टाइम। बड़ी क्यूरियोसिटी होती है मुझे आज भी। तो अब देखो ना कैसी बात है, कभी मैं अपनी डॉटर को भी डांट रही होती हूँ ना कि क्लीन करो, अपना बेड क्लीन करके बैठो, टेबल चेयर क्लीन करो, तो मैं उसको भी डायलॉग बोल देती हूँ। फिर मुझे एकदम से ऐसे होता है कि अरे वाई, ये एक जनरेशनल ट्रॉमा ना बन जाए ये डायलॉग। क्लीनलीनेस को माना गया बेस फॉर एनी हेल्थ। अगर आप साफ सुथरे रहेंगे तो आपकी बीमारियां आपको कम ही होंगी, है ना। तो क्लीनलीनेस डायरेक्टली अफेक्ट योर हेल्थ, ठीक है। तो क्लीनलीनेस हमारा सेक्शन 11 है। सेक्शन 12 क्लीनलीनेस रखनी है तो कूड़े को फेंको, कूड़े को डिस्पोज ऑफ करो, ऐसे याद रख लो। सेक्शन 12 के बात करें डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, तो यहाँ पे बात करी गई है कि आपके जो वेस्ट और एफ्लुएंट्स हैं उनको बिल्कुल आपको अच्छे से मतलब डिस्पोज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप उसको थ्रो कर दें, डिस्पोज ठीक से ना करें। फैक्ट्री लेवल पे बात करी जाए तो पॉल्यूशन हमेशा वेस्ट और एफ्लुएंट से होता है, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है या सॉइल पोल्यूशन है। तो वाटर पोल्यूशन के लिए बोला जाता है कि आप ऐसे ही रिवर वाटर बॉडीज को खराब नहीं कर सकते अपने सारे वेस्ट को वहां डिस्पोज ऑफ करके। फैक्ट्रीज में देखते हो ना ऐसे 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 धुआं निकलता है, तो धुआं निकलना है ठीक है, समझ में आ रहा है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, बट यहाँ पे चिमनी भी आती है, चिमनी लगाओ। ऐसे मेजर्स लो जिससे ये जो एफ्लुएंट्स है वो इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को खराब ना करें, ठीक है। उसके बाद वेंटिलेशन बहुत जरूरी है वर्कर के लिए। यहाँ बोल रहा है कि भाई ये नहीं कि वर्कर को तुमने कहीं पे भी बिठा दिया, ऐसे जगह ही नहीं है खड़े होने की, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ वर्कर। डस्ट एंड फ्यूम इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर एनी इल हेल्थ, राइट। मिट्टी, फ्यूम, डस्ट, इससे इतनी एलर्जीज हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं, तो इसका ध्यान रखा जाए। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिटी आप समझते हैं, आपने सुना होगा बड़ी ह्यूमिडिटी है ना। जैसे एक ऐसा वेदर होता है जिसमें ना हम ठीक से सांस नहीं ले पाते, मतलब बहुत ह्यूमिड हो जाता है वेदर, तो वो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन देखना पड़ता है। ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए अगेन, क्योंकि ओवर क्राउडिंग से भी हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है वर्कर्स को, हेल्थ हैजर्ड हो सकता है। तो हेल्थ वाले चैप्टर में ये सारी बातें करी गई। लाइटनिंग, अगला सेक्शन 17 क्या है, लाइटनिंग। भाई तुम एकदम अंधेरे में वर्कर को मत करो कि वो अपनी आंखें बेचारों की खराब हो गई है, अगेन हेल्थ इश्यू हो सकता है।
Drinking water, very important. Water is again a base for any health issues that you might have, that may be because of drinking water. Latrines and urinals, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वॉशरूम जो होते हैं, लैट्रिन्स और यूरिनल्स जो होते हैं वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, क्योंकि वो भी एक अगेन बीमारियों का घर है. बीमारियां हो सकती हैं, हेल्थ इशू हो सकते हैं. स्पिटून्स, जो स्पिटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पिटिंग चीजें होती हैं, तो स्पिटून्स होने चाहिए हर जगह जहाँ पे लोग स्पिट कर सके. और वो भी कहीं अगेन मैं कहूंगी सारी चीजों का एक बेस आता है क्लीनलीनेस. हमने एक ऐसे कोई कोट भी होता है ना, मैंने सुना है, क्लीनलीनेस एंड हेल्थ होता है ना, क्लीनलीनेस इज वेल्दीनेस, ऐसे कुछ है ना हमारा कोड, तो वो याद रखो तुम. हेल्थ में ना देखो अभी क्या है ना, तुम्हारी किताब में चार्ट बना हुआ है, ठीक है, मैं भी तुम्हें वो चार्ट पढ़ा दूं, बिल्कुल सही बात है. बट एक बात बताओ कि आपको लर्न तो आपको ही करना है ना, मैं तो समझा ही सकती हूँ आपको. तो याद करने के लिए दिस स्लाइड कैन रियली हेल्प यू आउट. चैप्टर 3 हेल्थ, सेक्शन 11 to 20, जिसमें आई एम श्योर अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू द हेल्थ इन फैक्ट्रीज एक्ट फॉर वर्कर्स, कि हेल्थ को लेके क्या क्या प्रोविजन है फैक्ट्रीज एक्ट में, तो आप लिखेंगे चैप्टर 3 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट डील्स विद health of the workers. Section 11 to 20 provides for health issues, जिसमें आपको 11वां नहीं याद, आपको ये तो याद है क्लीनलीनेस है, डस्ट एंड फ्यूम है, ह्यूमिडिफिकेशन है, ओवर क्राउडिंग है, लाइटनिंग है, ये हेडिंग्स याद आ रही है, सेक्शन याद नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम. नीचे का अगर नहीं याद आ रहा है ये सेक्शन कि ये याद है क्लीनलीनेस इज वन ऑफ द पॉइंट, बट ये नहीं याद कि सेक्शन 11 में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्लीनलीनेस लिखो, आप प्रोविजंस लिखो अलग अलग, ठीक है. So let's talk about cleanliness. Section 11 of the Act provides that every factory shall be kept clean and free from effluents arising from any drain, privy or any other nuisance, and in particular यहाँ कह रहे हैं फैक्ट्री को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि क्लीन एनवायरनमेंट ही एक हेल्थ को कर्ब कर सकता है, हेल्थ इश्यूज को. क्योंकि अगर कोई चीज क्लीन नहीं है, वहां पे क्लीनलीनेस नहीं है, तो आप मान लीजिए कि हेल्थ इश्यूज होंगे राइट. अभी मैं 2 दिन पहले एक रील देख रही थी, जिसमें एक है ना हमारा एक मॉर्निंग रूटीन, तो हमारा रील देखने का ही होता है ना, है ना. अभी पहले हमारी सुबह आंख खुलती है तो हम अपने फोन से सबसे पहले चीज क्या देखते हैं, मुझे तो लगता है रिचुअल बन गया है कि सबसे पहले उठ के 3-4 रील्स देखनी है, 1-2 फॉरवर्ड करनी है कंसर्न पीपल को, उसके बाद ही हमारे दिन शुरू होता है. बट एनीवे मैंने एक रील देखा जिसमें क्या था, जिसमें हाँ एक स्ट्रीट फूड आ रहा था, दिल्ली स्ट्रीट फूड का रील था, और उसमें ना ऐसे पॉइंट करके दिखा रहे थे कि देखो ये जो इंसान है जो स्ट्रीट फूड बना रहा है, कितनी ही गंदी जगह है वहां पे, मतलब जंग लगा हुआ है मशीन पे, और उसी पे वो बर्गर बना रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बर्गर नहीं थे, पराठे थे आई गेस. अब तुम लोग गेस करते रहो कौन सी जगह है, लेकिन बहुत पैथेटिक था. और यही होता ना, देखो हम खाते हैं, हम उस टाइम तो एंजॉय करते हैं, पर फिर अगले दिन हम बीमार हो जाते हैं, है ना. सो क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो क्लीनलीनेस पे इतनी चर्चा कर ली, रील के बारे में बात कर लिया, तो तुम पॉइंट भूलोगे नहीं. सेक्शन 11 क्लीनलीनेस, तो रिमूवल ऑफ एक्यूमुलेटेड डर्ट एंड रिफ्यूज ऑन फ्लोर्स, बेंचेस ऑफ वर्कमैन, स्टेयरकेसेस, पैसेजेस. हाँ भैया समझ गए कि फैक्ट्री में बैठने की जगह, मशीन के पास स्टेयर, रेलिंग, हर जगह पे फैन वैन सब साफ होने चाहिए. क्लीनिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ एवरी वर्कमैन वंस इन एवरी वीक, मतलब झाड़ू पोछा एक बार होना चाहिए एक हफ्ते का, नो. क्लीनिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ एवरी वर्क रूम, तो कह रहे हैं कि वो झाड़ू पोछा टाइप्स तो एवरीडे इज डन, बट वो जो एक प्रॉपर क्लीनिंग होती है ना, दैट डीप क्लीनिंग शैल बी डन वंस इन एवरी वीक. इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए. अब देखो ड्रेनेज की बात आती है तो हमें, आपने सुना है भैया डेंगू और इतनी सारे ऐसी बीमारियां हमें वो तो ना क्लॉग्ड वाटर से आ जाता है, जहां पे पानी ठहरा रहता है, तो ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए. व्हाइट वॉश, कलर वॉश कब कराना है, वंस इन 14 months. हम तो दिवाली कराते हैं ना, नहीं, आजकल सब लोग बड़े समझदार हो गए, दिवाली पे व्हाइट वॉश नहीं कराना, जून में करा लेंगे, पैसे कम पड़ेंगे ना, मतलब कम खर्चा होगा. जहां तक मुझे याद है हमने अपने घर का व्हाइट वॉश पिछले 4 years से नहीं कराया, चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एक बात बताओ, यहाँ कह रहे हैं वंस इन 14 months, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे वर्क हो रहा है, यहाँ पे डे नाइट वर्क हो रहा है. अब कोई मशीन चल रही है, उसका डस्ट, या कोई ऑयलिंग वाली मशीन है, उसका ऑयल जो डिपॉजिट हो जाता है वॉल्स पे, तो दैट मे क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो वंस इन 14 months.
वॉशेबल है तो 1 in 5 years, पेंटिंग वॉर्निशिंग जो वॉशेबल है 1 in 5 years कराइए, वॉशेबल है तो 1 in 6 months वॉश करा दीजिए। Where they are painted or varnished or where they have smooth impervious surface, it should be cleaned once in every 14 months. अगर ऑलरेडी पेंटेड है, सिर्फ वॉशिंग की जरूरत है तो 1 in 14 months कराइए। All doors, windows, wooden or metallic shall be kept painted and varnished at least once in 5 years. ठीक है, तो 1 साल में 5 साल में एक बार वार्निश करा लीजिए। पेंट कराना है तो 14 मंथ्स में एक बार करा लीजिए। क्लीनिंग ऑफ एवरी वर्क रूम, डीप क्लीनिंग शैल बी डन वंस अ वीक, राइट। और रिमूवल और एक्यूमुलेटेड डर्ट, ये तो आपको हर रोज ही करना है ना। तो क्लीनलीनेस में ये 2-4 बातें, ये 2-4 बातें रटने की जरूरत नहीं है, मम्मी के ताने सुन लो, वही तुम्हें याद दिला देंगे। क्लीनलीनेस के झाड़ू पोछा, क्लीन करो, ये डीप क्लीनिंग करो, तो ये तुम्हें याद आ जाएगा, ठीक है ना। क्लीनलीनेस। देन वी हैव द डेट्स ऑन सच प्रोसेस आर कैरिड आउट, उसके लिए रजिस्टर होना चाहिए ऑफ कोर्स। रजिस्टर तो मेंटेन करना है ना कि हमने कब व्हाइट वॉश कराया था, कब हमने वार्निश कराया था, क्योंकि जो इंस्पेक्टर है व्हेन ही हैज टू इंस्पेक्ट, तो उनको आप रजिस्टर प्रेजेंट कर सकते हो। क्लीनलीनेस, तो देखो ये टेबल भी है, अगर आपको याद रखना है, अभी जो हमने पढ़ा उसी का ही समराइज टेबल है, तो अगर आपको याद रखना है तो आप इस टेबल को एक बार नजर मारोगे, आपको याद हो जाएगा। स्वीपिंग डस्टिंग डेली, फ्लोर वॉश वंस अ वीक, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, डोर्स विंडोज पेंट इन 5 years, वार्निश वंस इन 5 years। वॉशेबल पेंट है तो 6 महीने में एक बार वॉश कर लो, 3 साल में एक बार कोटिंग करा लो। स्मूथ सरफेस है, ज्यादा खराब नहीं है तो 1 in 14 months, और एनी अदर केस भी 1 in 14 months, ठीक है। तो अगर आप इसमें से 6 बातों से 7-8 बातों में से 3-4 बातें भी याद रख लेते हो ना, तो एटलीस्ट यूल बी एबल टू राइट। क्योंकि आपसे क्या पूछा गया स्टूडेंट्स, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजन बताओ, कौन से सेक्शन में हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजन, 11 से 20। अभी तो 11वें सेक्शन में इतनी बातें हैं, अगर 11वें सेक्शन के बारे में लिख रहे हो, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप क्या सारे सेक्शंस के बारे में लिखोगे? नहीं, कुछ ही सेक्शन के बारे में लिखोगे ना जो आपको याद होगा। तो अगर क्लीनलीनेस के बारे में लिख रहे हो, इसमें से अगर 3 बातें भी लिख लोगे तो चलेगा, राइट। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रही हूँ, अगर आप बहुत अच्छे से सारी चीजें याद रखना चाहते हो, गुड फॉर यू, व्हाई विल आई स्टॉप यू। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर सेक्शन नंबर 12 एंड 13। 12 बात कर रहे हैं डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट। सेक्शन 12 कह रहा है इफेक्टिव अरेंजमेंट होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो डस्ट और एफ्लुएंट है वो कहाँ जा रहा है और कैसे डिस्पोज ऑफ हो रहा है, क्योंकि आपने तो डिस्पोज कर दिया अपनी फैक्ट्री से, पर अगर आप एनवायरमेंट में पॉल्यूशन कर रहे हो सो दैट इज नॉट राइट। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, सेक्शन 13 कहता है कि इफेक्टिव और सूटेबल प्रोविजन होना चाहिए। अच्छा, अब क्या है ना, ये भी लिखने का तरीका है, अगर तुम्हें सेक्शन 13 नहीं याद है नो प्रॉब्लम। Provision of Factories Act provides that effective and suitable provision shall be made। ये तो मैंने ज्यादा गलत बोल दिया, पहले प्रोविजन बोल दिया, लेकिन अगर आपको सेक्शन 13 याद है, कोई भी सेक्शन याद है, तो सेक्शन इज प्रोवाइडिंग यू अ प्रोविजन विद द प्रोविजन, एक इफेक्टिव और प्रोविजन, एक सूटेबल प्रोविजन होना चाहिए हर फैक्ट्री में कि कैसे वेंटिलेशन और टेम्परेचर को मेंटेन करा जाए, right, with adequate ventilation by the circulation of fresh air and the temperature as secure to the worker their reasonable condition of comfort and prevent to health। तो कह रहे हैं कि वर्कर का कंफर्ट लेवल वही रहेगा जहां पे एक टेम्परेचर मेंटेन्ड हो। जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ही ठंड है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, तो वहां पे वर्कर कैसे काम करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे वही यहाँ पे बोल रहे हैं जहाँ हाई टेम्परेचर है या तो वहां पे एडिक्वेट मेजर्स लेने चाहिए कि कूलिंग सरफेस रहे, जहाँ पे वर्कर जो है वो अच्छे से काम कर सके, राइट। जैसे कह रहे हैं कोई मशीन है, मशीन के हॉट पार्ट्स है, उनसे खुद भी इतना हाई टेम्परेचर रहता है तो वर्कर की हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो सकता है ना, राइट। सो इफेक्टिव मेजर शैल बी टेकन। सेक्शन 14 बोल रहा है डस्ट एंड फ्यूम के बारे में। In every factory, if there is given of any dust or fume or impurity of any nature, तो any dust in substantial quantity, देखो क्या है ना, अब डस्ट है वो तो होगी, फैक्ट्री है, काम हो रहा है, इतने लोग काम कर रहे हैं तो डस्ट तो होगा ही, बट डस्ट एक इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए जो बेरेबल है। अगर सब्सटैंशियल क्वांटिटी इसमें रह जाए या बहुत ज्यादा डस्ट हो जाए तो दैट विल बी ऑफेंसिव टू वर्कर्स। इफेक्टिव मेजर शैल बी टेकन टू प्रिवेंट इनहेलेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ एनी डस्ट इन अ रूम। एग्जॉस्ट एम्प्लायंस शैल बी अप्लाइड सो दैट जो भी डस्ट या फ्यूम्स हो रहे हैं वो एक एग्जॉस्ट फैन होता है ना, हमारे किचन में भी होता है, जब मम्मी इतना तल रही होती है कुछ ड्राई, वो क्या कर रहे होते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, फ्राइंग, डीप फ्राई कर रही होती है पकोड़े वकोड़े, तो कितना धुआं हो जाता है ना, इससे आग ही लग गई है किचन में,
मम्मी जंग लड़कर आ रही हैं, पकोड़े लेकर आ रही हैं और आग लग मतलब इतने धुएं में। सो हमारा तो एग्जॉस्ट फैन होता है ना, जिससे वो किचन का धुआं बाकी रूम्स तक नहीं चलता। तो एग्जॉस्ट फैन help you to keep the dust and fume away. Artificial humidification. Humidity of the air is artificially increased. एक तो मेरी टंग जल गई है। मैंने एक लड्डू लेके उसको माइक्रोवेव करा और उसके बाद ऐसे ही खा लिया, एकदम गरम गरम लड्डू। एंड नाउ इट इज हर्टिंग मी। पता नहीं मुझे ऐसी कौन सी भूख पना हो गया है, ऐसे ऐसे उठा के गरम गरम लड्डू मैंने खा लिया। वैसे हो नहीं चाहता, कभी कभी हम ऐसे थोड़े साइको से हो जाते हैं। चलो क्या कर सकते हैं, लेट मी हैव वाटर। चलिए, सेक्शन 15 प्रोवाइड्स दैट ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज आर्टिफिशियली इंक्रीज्ड। क्योंकि क्या होता है ना, एयर अभी देखो ये पॉइंट डिपेंड भी करता है कि फैक्ट्री कौन से एरिया में है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, वहां जगह पे कितना ह्यूमिडिटी होता है और क्या आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि कुछ स्टैंडर्ड होते हैं ह्यूमिडिफिकेशन के। अगर ह्यूमिडिटी एक स्टैंडर्डाइज करनी है तो कभी उसको बढ़ाना भी पड़ता है, कम भी करना पड़ता है, तो उसके लिए एडिक्वेट मेजर्स होने चाहिए कि कैसे आर्टिफिशियली इंक्रीज करा जाए। प्रिस्क्राइब टेस्ट किए जाते हैं कि एयर की ह्यूमिडिटी कितनी है। अभी देखो, जैसे अभी क्या होता है, दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब हो गई थी तो सारे लोग पता नहीं वो एक ऐप आती है उस पर देखते रहते हैं अभी इस कमरे की कितना एयर क्वालिटी है, घर के बाहर कितना एयर क्वालिटी है। सबके सब ऐसे मतलब आई सॉ वन ऑफ माय फ्रेंड, दे बोथ वर फाइटिंग। अरे तेरे ऐप में गलत आ रहा है, इतना इतना एयर क्वालिटी, वो कह रही है इतना एयर क्वालिटी, चलो एयर फ्रायर सॉरी वो क्या बोलते हैं, एयर प्यूरिफायर चला के देखते हैं अब एयर क्वालिटी कितना हो रहा है। मतलब आप लगा लो ऐसे 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 वेला वो हो रहा था, क्या बोलते हैं लोगों का, डिस्क्राइबिंग मेथड्स कि वेंटिलेशन को कैसे बढ़ाया जाए, कूलिंग ऑफ द एयर कैसे करा जाए, दैट इज टू बी डन बाय, दैट हैज बीन गिवन, द गाइडलाइंस हैज बीन गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट एज एंड व्हेन नेसेसरी, राइट। 16 is talking about overcrowding. Section 16 कहता है no room in any factory shall be overcrowded to the extent कि भैया इंजरी हो रही है वहां पे, वर्कर को बेचारों को बैठने की भी जगह नहीं है। सो कह रहे हैं जितना भी आपका एक फ्लोर एरिया है जहां पे वर्कर काम कर रहा है, जैसे ये फ्लोर एरिया है और यहाँ पे इस फ्लोर एरिया में 40 वर्कर काम कर रहे हैं। हाउ मेनी वर्कर स्टूडेंट्स? 40। तो इस एरिया का मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला से आप इस एरिया को निकालो, डिवाइडेड बाय 40 करो और देखो पर वर्कर कितना स्पेस आ रहा है। अगर वो इससे ज्यादा 14.2 क्यूबिक मीटर है तो बढ़िया है, अगर इससे कम है तो इसका मतलब ये जगह ओवरक्राउडेड है। तो ओवरक्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, दैट मे कॉज इंजुरी टू द वर्कर्स। सो 14.2 क्यूबिक मीटर ऑफ स्पेस शैल बी गिवन टू एवरी वर्कर। सेक्शन 17 इज टॉकिंग अबाउट लाइटनिंग। कह रहे हैं कि लाइट तो देखो उतनी होनी चाहिए जो एक इंसान के लिए सफिशिएंट हो काम करने के लिए, ठीक है, सफिशिएंट और सूटेबल हो, चाहे नेचुरल लाइटनिंग हो या आर्टिफिशियल हो। अभी देखो आप अभी विंटर्स है, अभी दिल्ली में विंटर्स है एंड नेचुरल लाइट तो दूर दूर तक नहीं दिखती एंड आर्टिफिशियल लाइटें जलानी पड़ती है, यू अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब कि ये डिपेंड करता है फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में कि नेचुरल लाइटनिंग में काम हो रहा है या आर्टिफिशियल लाइटनिंग में, बट लाइटनिंग क्या होनी चाहिए? सूटेबल एंड सफिशिएंट। ग्लेज्ड विंडोज एंड स्काईलाइट्स जो है वो भी लाइटनिंग के लिए होनी चाहिए एंड दे शैल बी केप्ट क्लीन। Effective provision shall be made for prevention of glare, either directly from a source of light or from the reflection of the polished surface. कह रहे हैं कि भाई ग्लेयर ना पड़े, वर्कर काम कर रहा है और कोई ग्लेयर पड़ रहा है उसकी आंखों में, उसकी आंखों को अफेक्ट हो सकता है, तो लाइटनिंग उतना भी ध्यान दीजिए कि ग्लेयर्स ना पड़े। स्मूथ लाइट हो, एफिशिएंट लाइट हो, सूटेबल लाइट हो एंड चाहे नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, पर फैक्ट्री में प्रोविजन होना चाहिए लाइटनिंग का। 18 बात कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें क्या लिखा होगा कि ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, वर्कर के पास होना चाहिए। बेचारा पता चले वो इतनी प्यास लगी है, 2 किलोमीटर दूर पानी का वो लगा हुआ है, तो सोचो आप वर्कर बेचारा के लिए क्या फैसिलिटी हुई है। तो यहाँ कह रहे हैं इफेक्टिव अरेंजमेंट होनी चाहिए फॉर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर। 250 से अगर ऊपर वर्कर हैं तो आपको कूल ड्रिंकिंग वाटर का वो लगा लेना चाहिए। वो नहीं होते प्रॉपर कूलर्स जो होते हैं जिसमें हमारे स्कूल्स में नहीं होते थे
जहां से हम टैप से पानी मतलब टैप वाटर नहीं बट उस कूलर से वाटर आ रहा है. Water point shall be 6 meters away from washing place, urinal, latrines, spittoons, and drain carrying sewage or any effluent. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे वॉशरूम और यहाँ पे पानी. मैं स्कूल में तो ऐसे ही था, मेरे स्कूल में तो ऐसे ही था, मुझे याद है. वॉशरूम और वॉशरूम से 6 मीटर तो दूर नहीं था पानी. देखो वर्कर्स के लिए देखो क्या बोल रहे हैं, वॉशरूम और पानी की जगह 6 मीटर अवे होनी चाहिए, है ना. स्कूल्स एक्ट भी निकलना चाहिए वैसे कोई. लैट्रीन्स एंड यूरिनल्स में बोल रहे हैं कि यूरिनल अकोमोडेशन अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, अकोमोडेशन प्रॉपर्ली प्रोवाइडेड होनी चाहिए, अलग अलग फॉर मेल फीमेल वर्कर, वो भी लाइट एंड वेंटिलेटेड एंड क्लीन होने चाहिए, क्लियर सैनिटरी कंडीशंस में. यहाँ कह रहे हैं देयर आर मोर देन 250 वर्कर, लैट्रीन्स एंड यूरिनल शैल बी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइप्स. जैसे अब आप देखो, अब एक है, एक में 250 से ऊपर वर्कर है, तो वो कितनी बार वो यूरिनल कितना खराब कंडीशन में हो जाएगा. सो वो एक नंबर ऑफ कितने यूरिनल्स होने चाहिए, वो सब एज पर द वर्कर होना चाहिए. और अगर 250 से ऊपर वर्कर है किसी फैक्ट्री में, तो फिर तो प्रॉपर एक ब्लॉक्स होने चाहिए, सैनिटरी ब्लॉक्स की, एक वो है यहाँ पे वॉशरूम है, एक वहां है. यू अंडरस्टैंड. सो यहाँ कह रहे हैं प्रॉपर्ली देखो क्लीन तो एवरीडे होनी चाहिए, बट डिटर्जेंट और डिसइंफेक्टेंट से वंस इन 7 डेज तो होना चाहिए. स्पिटून्स का कह रहे हैं सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पिटून्स होने चाहिए हर कन्वीनियंट प्लेसेस पे, ये नहीं कि वहीं पे थूक रहे हैं वर्कर और एक बहुत ही बिल्कुल भी हाइजीनिक मेंटेन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स हमने हेल्थ वाला चैप्टर, जो कौन सा हमारा चैप्टर था, चैप्टर 3 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट. हमारा चैप्टर नहीं, कहीं बोलो फैक्ट्रीज एक्ट मतलब मैम ने कोई चैप्टर स्टार्ट कर दिया है. फैक्ट्रीज एक्ट का चैप्टर नंबर 3 बात करता है हेल्थ मेजर्स के बारे में, ठीक है. और इसमें हमने बात करी कि कितने सेक्शन है, सेक्शन 11 से 20 तक. अभी आपको पर्टिकुलर सेक्शन वाइज चलो नहीं याद, लेकिन आप खुद सोचिए कि हेल्थ में हमने क्या क्या बात करी. क्लेनलीनेस, ड्रेनेज, योर एफ्लुएंट्स, डस्ट एंड फ्यूम्स. देन हमने वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रीन्स, यूरिनल्स. हमने बात करी अबाउट स्पिटून्स, राइट. तो हमने कितनी सारी, हमने ह्यूमिडिफिकेशन, लाइटनिंग, ओवर क्राउडिंग, ये सारी बातें हमने करी जो हेल्थ से रिलेटेड थी. तो अगर हेल्थ वाला पॉइंट आता तो बढ़िया आपको याद रहेगा. सेफ्टी इज अंडर चैप्टर 4, जिसमें बात कर रहे हैं चैप्टर 4 ऑफ द एक्ट कंटेन्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू सेफ्टी. एंड विच सेक्शन आर रिस्पॉन्सिबल, विच सेक्शंस आर टॉकिंग अबाउट सेफ्टी मेजर्स, सेक्शन 21 to 41. 21 बोल रहे हैं, अच्छा देखो, जब भी सेफ्टी की बात आएगी तो सेफ्टी का मतलब है कि मशीन के पास मत जाओ, मशीन प्रॉपर्ली फेंस्ड हो, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही मशीन यूज कर पाएंगे, एक प्रॉपर पर्सन ही मशीन यूज कर पाएगा, नॉट एवरीवन. मशीन में हाथ ना आ जाए, तो करंट ना लग जाए, या जो मटेरियल कैरी कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कोई केमिकल वो तुम्हारे ऊपर ना गिर जाए, सेफ रहो, है ना. सेफ्टी में ये सारी बातें होंगी. सो लेट्स सी सेक्शन 21 to 41 क्या बोल रहा है. fencing a machine, work on near machine के provision है, employment of young person, striking gear and devices. striking gear and devices होते हैं वो devices which are used, right. अभी क्या है, जैसे मैं ये नहीं बोलूंगी गाड़ी के gears, but striking gears क्या होता है ना, somehow वो अगर mal function कर जाए तो आपकी safety पे बात आ सकती है. Then we have self acting machines. सेल्फ एक्टिंग मशीन का एग्जांपल ले लो. कोई सेल्फ एक्टिंग मशीन है, मिस्टर एक नया नया आया लड़का, उसको नहीं पता कि मशीन कैसे चलती है, वो बेचारे ने अपना हाथ रखा है, ऊपर से मशीन ने हाथ काट दिया. बहुत बार ऐसे आते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें मशीनरी की प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से वर्कर को के सेफ्टी पे बात आ जाती है. केसिंग ऑफ न्यू मशीन, प्रोहिबिशन लगाइए, इमरजेंसी, हॉइस्ट एंड लिफ्ट्स. हॉइस्ट एंड लिफ्ट्स के हमने कितने केसेस सुने हुए हैं. क्या होता है, लिफ्ट में एक प्रिस्क्राइब वेट जाना चाहिए. अब वर्कर क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता, वो इतना वेट डाल देते हैं मशीन के ऊपर, मशीन लिफ्ट में, एंड लिफ्ट गिर जाती है, जिससे अगेन एक्सीडेंट हो जाता है. लिफ्टिंग मशीन, रिवॉल्विंग मशीन, प्रेशर प्लांट, फ्लोर स्टेन्स, पिट्स एंड सम्प्स, excessive weights, explosives, fire, specification of defective parts,
सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स। तो कितनी सारी बातें सेफ्टी में करी गई है ना। क्या हमें सारी बातें एग्जाम में लिखनी है? नो, नॉट एट ऑल। सारी बातें लिखनी होंगी एग्जाम में कभी भी, आप सोचो। अगर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें से कोई 4 बातें उठा के लिखोगे ना, 6 बातें लिख लोगे। थोड़ा सा पहले इंट्रो भी दोगे अबाउट सेफ्टी मेजर्स, अबाउट फैक्ट्रीज एक्ट, इसके चैप्टर 4 में दी हुई है बात, समझ रहे हैं? तो आपको सारी बातें नहीं लिखनी है। तो हम क्या खाली 5-6 बात याद करके चले जाए? आई वुड से यस। 5 से लेके 6 सेक्शंस तो अच्छे से याद करके चले जाओ, रीड सब करके जाओ, जो समय याद आ गया गुड। सेफ्टी की बात हो रही है, सेफ्टी कैसे इंश्योर करी जाएगी? अगर आप एक फैक्ट्री के ओनर हो तो अपने वर्कर की सेफ्टी कैसे करोगे? कैसे कर लोगे सेफ्टी? बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दोगे उनको? गोलियां लग रही है उनको? क्या सेफ्टी क्या करोगे? मशीन से उनको खतरा हो सकता है, प्रोसेस से उनको खतरा हो सकता है, लिफ्ट, स्टेयरकेस, वेट उठाने से जहां जहां खतरा हो सकता है और जहां जहां प्रिकॉशन लेने जा सके वो आप दिलवाओगे ताकि वर्कर की सेफ्टी पे बात पाए। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट देम। उसके बाद एक है hazardous process. Chapter 4A provides for making provisions of relating to hazardous process. The state government may, for the purpose of advising it to consider applications for grant of permission for the initial location of a factory that is involving hazardous process. सो यहाँ पे कह रहा है कि अगर सपोज मेरी एक फैक्ट्री है या मुझे फैक्ट्री सेटअप करनी है, जिस मैन्युफैक्चरिंग करते समय हैजर्डस प्रोसेस यूज होगा। हैजर्डस हमने बात करी हुई है ना स्टूडेंट्स, डेंजरस। अब आप कहोगे मैम जब प्रोसेस डेंजरस है तो क्यों करना है, तो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करनी क्यों है? अब आप एक बात बताइए, कोई केमिकल है किसी मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है, अब हम काम करना छोड़ दें, बिजनेस छोड़ दें, वो केमिकल यूज हो रहा है तो हो रहा है, हैजर्डस प्रोसेस है तो है, काम तो करना है ना, राइट? और अगर आपका बिजनेस है और उसमें कोई हैजर्डस प्रोसेस है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनिशियल लोकेशन के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है? और फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एनी फैक्ट्री अपॉइंट अ साइट अप्रेजल कमेटी। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? साइट अप्रेजल कमेटी बनाती है। वो कमेटी ना फिजिकली जाके उस लोकेशन की जांच करती है कि हैजर्डस प्रोसेस है, क्या क्या हैजर्डस चीज है इसमें, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं, इसकी लोकेशन क्या है, ये लोकेशन ऐसी तो नहीं है कि इससे किसी लोकल को नुकसान हो जाए, ये सारी बातें देखेंगे। और फिर साइट अप्रेजल कमेटी क्या करेगी? रिपोर्ट बनाएगी, और रिपोर्ट किसको देगी? स्टेट गवर्नमेंट। The site appraisal committee shall examine an application for the establishment of a factory involving hazardous process and make recommendations to the state government. Within how many days? 90 days. The committee has a power to call for any information. Obviously, committee अगर inspection कर रही है site appraisal committee, तो वो किसी से कुछ भी मतलब ऑक्यूपायर से या ओनर से जो पूछेगी उनको जवाब देना पड़ेगा। एप्लीकेशन कब अप्रूव करेगी स्टेट गवर्नमेंट? जब स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई होगी कि उनको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है, साइट अप्रेजल कमेटी की रिपोर्ट में कुछ भी गलत नहीं आया, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? उस फैक्ट्री को क्या करेगी? परमिशन ग्रांट कर देंगे। Responsibility of occupier. What is the responsibility of occupier when it comes to hazardous process? ऑक्यूपायर, देखो अभी हम सेफ्टी के बारे में बात कर रहे थे मैम। अब सेफ्टी के तुरंत बाद हम ये क्या बात कर रहे हैं? हम ये भी तो सेफ्टी से रिलेटेड बातें हैं। हैजर्डस प्रोसेस क्या सेफ्टी से रिलेटेड बातें नहीं है? कि अगर मेरे फैक्ट्री में कुछ भी हैजर्डस हो रहा है तो मैं उसको कैसे डील कर रही हूँ, दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ द वर्कर। If there is something hazardous chemical, hazardous raw material, substance or hazardous process is there in my factory, so that will definitely most likely cause injury to the worker. तो उनका सेफ होना जरूरी है ना, तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि हैजर्डस प्रोसेस करने से पहले जो ऑक्यूपायर है वो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेता है। स्टेट गवर्नमेंट भी एकदम अप्रूवल नहीं देती है, साइट अप्रेजल कमेटी को भेजती है, उसके बाद अप्रूवल देती है। ठीक है, वो भी आपने पढ़ा कि 90 दिन में रिपोर्ट जमा होती है एंड एवरीथिंग। एक ऑक्यूपायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब भी कोई ऐसा हैजर्डस प्रोसेस होता है? डिटेल्ड पॉलिसी बनाओ भाई विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर।
सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो रिगार्डिंग डेंजर्स including health hazard and the measure to overcome the hazard from the exposure or handling of the material or substances in manufacture, transportation, storage or other process. अगर मैं ऑक्यूपायर हूँ और मैं अपने वर्कर से छुपा लूँ कि नहीं नहीं ये मटीरियल ये ना ये जो केमिकल है इतना डेंजरस नहीं है, डोंट वरी, अभी किसी को अस्थमा है और वो उससे रिलेटेड है, इस केमिकल से उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम्स है, तो आप सोचिए गलत है ना, मैंने नहीं डिस्क्लोज करा तो. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ऑक्यूपाइड टू डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन, draw up on-site emergency plan and detailed disaster control measures for the factory and make known to the workers and the general public living in the vicinity. vicinity क्या होता है? आसपास का एरिया. यहाँ फैक्ट्री है, अब यहाँ पे कोई घर वर बने हैं या कोई और ऑफिस है, तो उनको भी पता होना चाहिए कि भाई ये एक अलार्म है, जो बजेगा तो आपको वो जगह खाली कर देनी चाहिए. ले डाउन मेजर्स फॉर हैंडलिंग यूसेज, ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज कैसे करनी है हैजर्डस सब्सटेंस की, कौन इसको, जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपके हाथ में ग्लव्स पहने होने चाहिए, आपके टेम्परेचर इस केमिकल का ऐसा होता है या इससे क्या प्रिकॉशन लेने, ये सब चीजें ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. For Section 41C provides that occupier is having specific responsibility in relation to hazardous process. He has to maintain the health record of the employees. He is to appoint experienced person who possess specified qualification handling hazardous substance. अभी फैक्ट्री के एक ऑक्यूपायर है मिस्टर कुमार. मिस्टर कुमार बड़े ही ज्यादा कंजूस है. उन्होंने कहा कि जो प्रोफेशनल है ना वो तो बहुत पैसे लेता है, तो मैं ना अपने लेबर को ही ट्रेन करता हूँ, वही इस हैजर्डस प्रोसेस को निपटा लेंगे, ज्यादा चोटें तो लगेंगी इनको, उसमें क्या हो गया, सीख जाएंगे. लगते लगते ही तो चोट लगते लगते ही तो सीखेंगे ये लोग, और कैसे सीखेंगे, बचपन से ऐसे ही तो सीखता है हम. तो मिस्टर कुमार ने क्या करा, क्योंकि लेबर है वो तो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज नहीं है, तो वो कम पैसे में काम कर रहे हैं. अभी कुछ पैसे बचाने के लिए एक बड़े से एक्सीडेंट को बुलावा दे रहा है ये ऑक्यूपायर. Because in hazardous process, it is your responsibility as occupier to appoint an experienced person, the person who is very much well aware of that particular health hazard or that process or the danger nature of that process. तो experienced और competent person हो तभी better है. Then we have power of central government. 41C तो हमने पढ़ा, अभी पीछे आया था. 41DEFG बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, अगर तुम ऐसा कुछ करते हो, जो मैंने अभी मिस्टर कुमार का नहीं बताया, वो बड़ा कंजूस ऑक्यूपायर था, उसने पैसा बचाने के लिए ये करा. सो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायर करेगी आपके ये हैजर्डस प्रोसेस के स्टैंडर्ड्स में, इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स देगी आपको, फिक्स करेगी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कि इस लिमिट से ज्यादा ये केमिकल फैक्ट्री में नहीं होना चाहिए. हाँ, फैक्ट्री में नहीं होना चाहिए. 41G कहता है ऑक्यूपायर को एक सेफ्टी कमेटी बनानी चाहिए. आपको याद है हमने इसके बारे में सुना है, सेफ्टी कमेटी के बारे में कुछ याद आ रहा है? सेफ्टी ऑफिसर, 4 एजेंसी के बारे में बात करी थी हमने, इंस्पेक्टर, सर्टिफाइंग सर्जन, वेलफेयर ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर. तो हमने सेफ्टी ऑफिसर के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपकी फैक्ट्री में ज्यादा वर्कर हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फैक्ट्रीज को ये ऑर्डर दे सकती है कि आप एक सेफ्टी कमेटी भी बनाइए, वो कमेटी जो सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान रखेगी फैक्ट्रीज के. ठीक है. वेलफेयर मेजर्स है हमारे सेक्शन 42 से लेके 50 तक. वेलफेयर एक तरीके के एम्यूनिटीज, एक फैसिलिटीज हैं जो वर्कर को दी जा रही है. ठीक है, क्योंकि वो वर्कर है, क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, तो उनको कुछ वेलफेयर मेजर्स भी फैक्ट्रीज एक्ट में दी गई हैं फ्रॉम सेक्शन 42 to 50. कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर 5. So chapter 5 provides for welfare measures to be taken in a factory for the workmen employed in any factory. Following are the welfare measure. वॉशिंग फैसिलिटी दी गई है, कपड़े धोने की फैसिलिटी, कपड़े सुखाने की, स्टोर करने की और ड्राइंग फैसिलिटी, फैसिलिटी फॉर सिटिंग, फैसिलिटी फॉर फर्स्ट एड, कैंटीन्स, शेल्टर एंड रेस्ट रूम्स, क्रैचेस, क्रैच में वर्कर को नहीं खेलना, वर्कर के बच्चों को, वेलफेयर ऑफिसर्स. तो यहाँ पे ये सारे मेजर हमारे वेलफेयर मेजर से रिलेटेड है. इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो भी हम नोट्स में से पढ़ेंगे. तो आई जस्ट होप आपको पीपीटी में समझ में आया सारी बातें, एंड पीपीटी विल हेल्प यू टू लर्न, पीपीटी विल हेल्प यू टू समराइज, राइट? डोंट वरी, आई एम नॉट ओनली यूजिंग पीपीटी, आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम योर नोट्स ऑल्सो. आप नोट से पढ़ाओगे, इतना सारा पढ़ा दोगे, हमें डबल डबल पढ़ा रहे हो,
तो डबल डबल तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना। और दूसरी बात है, ये डबल डबल नहीं पढ़ा रही, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि ये देखो, हमने आज पार्ट ई स्टार्ट करना था, अब ये देखो हेल्थ चैप्टर 3, क्या हमने इसमें सारी बातें करी हैं? देखो ध्यान से देखो, चैप्टर सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 21 तक बात करी है, बिल्कुल। सेफ्टी मेजर देखो, क्या हमने ये बात करी है? फेंसिंग, हाँ मैम, इसके हेडिंग्स के बारे में बात करी थी, इसके नीचे हमने बात नहीं करी, चलो नीचे की भी बात कर लेते हैं। सेफ्टी में आपने पढ़ा फेंसिंग ऑफ मशीनरी सेक्शन 21। तो कह रहे हैं मूविंग पार्ट, मतलब कोई भी मशीन जो बड़ी मशीन है या जिससे सेफ्टी का खतरा हो सकता है, उसकी प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए। फेंसिंग समझते हैं ना, मतलब यहाँ बीच में मशीन है तो उसके आसपास फेंसिंग। 22 बोल रहे हैं, नो वुमेन और यंग पर्सन शैल बी अलाउड टू क्लीन और लुब्रिकेट और एडजस्ट एनी पार्ट ऑफ द मशीन, प्राइम मूवर। तो यहाँ कह रहे हैं वर्क और नियर मशीन का पॉइंट ये बोल रहा है प्रोविजन कि कोई भी यंग पर्सन या वुमेन, दे शैल नॉट बी अलाउड टू वर्क नियर दैट मशीन, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। ये तो मेरे डैड की खुद की फैक्ट्री में हुआ था कि अ पर्सन हु वाज नॉट अलाउड टू टच द मशीनरी, that person touched the machinery while cleaning the room, and again वही हुआ, उनका हाथ कट गया and he lost one of his finger also, right? And it is about like 2005 की बात है मैम, 20 साल पुरानी बात है, 2005, यस। और मुझे इतनी क्लियरली इसलिए याद है क्योंकि मेरा गोवा का ट्रिप था स्कूल से, और मेरे डैड ने हाँ बोल दिया था कि ओके गो। आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई विल बी गोइंग टू गोवा विद माय फ्रेंड्स, यू नो, स्कूल ट्रिप, बट स्टिल आई वाज वेरी एक्साइटेड। But then this happened and my trip got cancelled because my dad had this perception ki, anyway he was very possessive, he is still very possessive for me that time, of course, like any parent is possessive for their kids. He said no ye to na bahut galat hua and things are going very negative, so please don't go. And wo mera trip na cancel ho gaya. I deeply sympathize for the person who actually lost his finger, बट दैट वॉज हिज मिस्टेक, सो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। लेकिन मुझे याद है बिकॉज माई ट्रिप गॉट कैंसल्ड। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन डेंजरस मशीन के पास, यंग पर्सन ओनली अलाउड टू वर्क ऑन डेंजरस मशीन इफ दे गॉट ट्रेनिंग और अंडर सुपरविजन। स्ट्राइकिंग गियर डिवाइसेस जो होते हैं, सूटेबल स्ट्राइकिंग गियर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन यूज्ड टू मूव ड्राइविंग बेल्ट्स। वो ड्राइविंग बेल्ट सुना ना आपने, एक जगह से दूसरी जगह वो बेल्ट्स, और जैसे हम किसी मेट्रो या कहीं जाते हैं अपना बैग नहीं रखते हैं और वो आगे चला जाता है, उसको मूविंग बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। उन जगहों पे ध्यान रखना चाहिए। सेल्फ एक्टिंग मशीन पे ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा पार्ट कोई भी ऐसे वर्कर से नहीं कराइए जिनको नॉलेज नहीं है, और हर वर्कर को एक डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए सेल्फ एक्टिंग मशीन से। स्पेशली 25 सेक्शन 26 बोल रहा है हर मशीन की प्रॉपर केसिंग होनी चाहिए। केसिंग क्या होती है? उसको ढकना मशीन को, उसकी प्रॉपर कवरेज, मतलब उसको क्लोज करना, एक प्रॉपर ऐसा होना चाहिए क्योंकि कोई भी मशीन से किसी को नुकसान ना पहुंच सके। विमेन चिल्ड्रन को डेफिनेटली ये कॉटन ओपनर, प्रेसिंग बटन्स एंड इन सब से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उनको उनकी जो एक स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन, वो इतना नहीं होता कि वो उस दे मे फेस एनी प्रॉब्लम, राइट। हॉइस्ट एंड लिफ्ट गुड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन में होनी चाहिए, प्रॉपर्ली मेंटेन और एग्जामिन होनी चाहिए। अभी लिफ्ट है 2 साल से चली नहीं, एकदम से चला दी और वो गिर गई लिफ्ट और लोगों का एक्सीडेंट हो गया, सो दैट शुड नॉट बी द केस। लिफ्टिंग मशीन्स भी गुड कंस्ट्रक्शन में होनी चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्ली एग्जामिन होनी चाहिए। रिवॉल्विंग मशीनरी दैट शैल बी प्लेस्ड, जहां पे प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग हो रहा है और उस प्रोसेस के आसपास कोई वही लोग होने चाहिए जिनको वो आता है चलाने। प्रेशर प्लांट से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है वो उतना ही होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट की लिमिट्स को पार ना कर दे। फ्लोर स्टेन्स प्रॉपर्ली मेंटेन होने चाहिए, इतने गंदे फ्लोर्स नहीं होने चाहिए या इतने गीले फ्लोर्स होने चाहिए कि कोई भी गिर गया, सर फूट गया, तो वो सब बातों का भी ध्यान रखना है। देन पिट सम्स ओपनिंग ऑफ फ्लोर्स नहीं होने चाहिए। देखो ये वो सारी बातें कर रहे हैं जो एक फैक्ट्री में कोई भी एक्सीडेंट होने को के चांसेस बढ़ाता है, ये उन चीजों के बारे में बात कर रहा है। एक्सेसिव वेट नहीं होने चाहिए लिफ्ट में, जितना वेट है उतना ही हो। जैसे क्या होता है ना, हम जाते नहीं लिफ्ट में, पब्लिक लिफ्ट में कभी चले जाओ तुम, पीम पी पी बजता रहता है एंड लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं। स्पेशली मैंने मेट्रो में देखा है, लोग एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं कि कौन उतरेगा, नहीं तो लोगों का बस चले तो एक के ऊपर एक बैठ के चले जाए लिफ्ट में, लेकिन वहां पे
लिफ्ट में भी पी बचने लग जाता है, एक्सेसिव वेट नहीं डालना चाहिए लिफ्ट्स पे। प्रोटेक्शन ऑफ आईज के लिए सूटेबल गॉगल्स होने चाहिए। डस्ट फ्यूम से प्रॉपर प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जो गैस है, देखो अभी भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उस ट्रेजेडी में भी सबसे ज्यादा यही देखा जाता है इनहेल ऑफ गैस, राइट। आप सोचो गैस की इनहेल कितना नुकसान पहुंचा सकती है कि लोगों की जनरेशन टू जनरेशन तक ने वो सफर करा। सो गैस अगर एक इतनी डेंजरस गैस है तो उसके लिए प्रॉपर इफेक्टिव मेजर्स होने चाहिए। प्रिकॉशन रिगार्डिंग पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट, इमरजेंसी लाइट, ये सब चीजें होनी चाहिए। एक्सप्लोसिव और इनफ्लेमेबल डस्ट और गैस, इनफ्लेमेबल चीजें कौन सी होती है जो जल्दी आग पकड़ लेती हैं? मेजर्स शैल बी देयर टू प्रिवेंट एनी इन्फ्लेमेशन, measures shall be taken to prevent outbreak of fire, right? तो इन चीजों का प्रिकॉशन लेना चाहिए। Power to require specification of defective part. If inspector feels that any building, machine or plant in a factory is in a condition जो dangerous है, ठीक है, या उसका कोई भी पार्ट, डिफेक्टिव पार्ट अब डेंजरस हो चुका है, वो कभी भी हानि पहुंचा सकता है, तो ऑक्यूपायर को डायरेक्शन देनी चाहिए कि वो इस चीज को रिमूव करे या ठीक कराए। सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स मशीन, सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स क्या होता है? वो बिल्डिंग होती है ना जो प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड नहीं होती है, बहुत पुरानी होती है, तो उनकी डिमोलिशन करा देते हैं कि भाई ये ना हो ना कि लोग काम कर रहे हैं और अचानक ही गिर जाए, प्रॉपर्ली डिमोलिश होनी चाहिए। अगर इंस्पेक्टर को अगर ऐसा लगता है कि प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है बिल्डिंग, तो वो किसको डायरेक्शन देंगे? अगेन ऑक्यूपायर। सेफ्टी ऑफिसर कब चाहिए होता है? जहां 1000 से ऊपर वर्कर है, तो वहां सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी कमेटी होनी चाहिए, राइट। और जितने भी रूल्स है सेफ्टी को लेके स्टेट गवर्नमेंट बनाती है एक पर्टिकुलर राज्य के लिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग पार्ट ई खत्म कर चुके हैं, पार्ट एफ पे आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमिटी। स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजिंग। अभी क्या होता है ना, साइट अप्रेजल कमेटी क्या है, क्या ये क्यों पढ़ रहे हैं? सेफ्टी के बाद अभी तो पढ़ा, मैंने आपको पीपीटी में भी पढ़ाया। ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि जब भी कोई हैजर्डस प्रोसेस होता है किसी फैक्ट्री में, उसकी लोकेशन के लिए जो फैक्ट्री होती है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेती है, और स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि हम बना रहे साइट अप्रेजल कमिटीज के लिए। साइट अप्रेजल कमेटी को अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। क्यों ये कमेटी क्या कर रही है? साइट की अप्रेजल कमेटी, ये उस साइट पे जाकर उस साइट की प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे एंड रिकमेंडेशन और रिपोर्ट तैयार करके देंगे किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। विद इन हाउ मेनी डेज? 90 डेज, ठीक है। कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर, ये अभी हमने करा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर से पढ़ा देती हूँ मैं आपको। यहां कह रहा है कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑक्यूपायर 41B, द ऑक्यूपायर ऑफ एवरी फैक्ट्री, जहां पे भी हैजर्डस प्रोसेस हो रहा है, तो सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ऑक्यूपायर को सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेंजर, हेल्थ हैजर्ड, कैसे उसको ओवरकम करना है, अभी आपको पढ़ाया पीपीटी में, ये उसका एक्सपोजर से आपको क्या तकलीफ हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे, स्टोरेज कैसे करनी है, ये सब चीजें आप एक ऑक्यूपायर को डिस्क्लोज करनी चाहिए अपने वर्कर को। अभी वर्कर है, ठीक है, उसको भी बीमारी है ऑलरेडी, और बताया जा रहा है कि अगर आप इस मशीन के आसपास इतने घंटे से ज्यादा रहोगे तो आपको ये चीज का अफेक्ट हो सकता है। अगर वर्कर को पता ही नहीं होगा तो बेचारा कैसे अपनी सेफ्टी करेगा? ठीक है, ऑक्यूपायर को भी नहीं पता कि मिस्टर शर्मा जो है उनको ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप ये प्रिकॉशन, प्रोहिबिशन, इमरजेंसी ऐसा कुछ लिखवा दोगे या सबको आगाह कर दोगे तो इंसान अपना सेफ्टी कर सकता है, राइट। Every occupier shall inform the chief inspector about the nature of the factory. Such factories in the hazardous process, such factory purpose to engage hazardous process. ये तो हमने बहुत शुरू में भी पढ़ा था कि occupier को इंस्पेक्टर को inform करना पड़ता है about any factory in which he is working, in which he is acting as a occupier. That factory is involving in a hazardous process. Specific responsibility section 41C. फिर हमने पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी करा 41D, E, F, G, राइट, अगर आपको याद हो तो। अभी हमने पढ़ा ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, डिटेल में पढ़ लेते हैं। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमेटी 41D। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजन बनाया है विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी इन अ फैक्ट्री, तो 41D, 41E,
41F एंड 41G ये बात कर रहे हैं अबाउट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट में इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, जहां पे ऐसा कोई केस हो जहां पे कुछ हो गया किसी फैक्ट्री में, जहां पे हैजर्डस प्रोसेस था, मतलब ऐसा डेंजरस काम हो रहा था, वहां पे कोई एक्सीडेंट हो गया, अभी गवर्नमेंट को आएगी ना कंप्लेन, स्टेट से बात पहुंच गई सेंट्रल के पास, तो सेंट्रल के पास भी पावर है कि अंडर सेक्शन 41D सेंट्रल क्या कर लेंगे, इंक्वायरी कमेटी बिठा देंगे. कमेटी में मैम कौन होगा, लोग होंगे, इंसान होंगे, ठीक है. इनको सबको कौन अपॉइंट करेगा, सीजी. क्यों भाई, कि उस जगह पर जाओ और पूरे एक्सीडेंट और इंसिडेंट की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करो. जो कमेटी जो अपॉइंट हुई है उसमें चेयरमैन होगा, 2 मेंबर होंगे और भी मेंबर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग उस एक्सीडेंट और इंसिडेंट पे, और मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, दैट आल्सो डिपेंड्स. इमरजेंसी स्टैंडर्ड 41E पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सैटिस्फाइड दैट नो स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड इन हैजर्डस प्रोसेस और क्लास ऑफ हैजर्डस प्रोसेस, यहाँ जहां पे कोई भी स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब नहीं करा गया है, इट मे डायरेक्ट द डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स और एनी इंस्टीट्यूशन स्पेशलाइज्ड इन दिस मैटर कि वो बनाए इमरजेंसी स्टैंडर्ड. जैसे देखो कौन सी स्टेट ले, स्टेट ऑफ गुजरात. गुजरात में क्या है ना, एक हैजर्डस प्रोसेस को लेके ना प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स नहीं बताए गए कि ये इतने स्टैंडर्ड का होना चाहिए या ये इसका ये इमरजेंसी स्टैंडर्ड होना चाहिए, नहीं बताया. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा बीच में, मतलब दखल अंदाजी देकर स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी कि भाई आप इस एरिया के जो भी डायरेक्टर जनरल है फैक्ट्री एडवाइस सर्विस और लेबर इंस्टीट्यूशन के, उनको आगाह करा गया कि इमरजेंसी स्टैंडर्ड बनाओ. भोपाल में क्या हुआ था, इमरजेंसी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुए, प्रिस्क्राइब परमिसिबल लिमिट्स फॉलो नहीं हुए, सारी चीजें पता होने के बाद भी एग्जीक्यूशन नहीं हुई. So that was not an accident, that was a tragedy that happened, right? Permissible limits of exposure 41F. वैसे देखो परमिसिबल लिमिट की जब बात होती है ना, परमिसिबल लिमिट, तो हमें एक सेकंड शेड्यूल भी याद आता है. आपको याद आ रहा है, यस देखिए हाईलाइटेड भी है सेकंड शेड्यूल. द मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए केमिकल की एक फैक्ट्री में, that is clearly defined under schedule 2 second schedule of Factories Act. Central government may at any time for the purpose of giving effect to any scientific proof obtained, वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस लिमिट को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है. 41G में देखिए 41G, DEFG, ये सारी पावर्स की बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि एक सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए भी ना सेफ्टी कमिटी होनी चाहिए फैक्ट्री में, ठीक है. ये सेफ्टी कमिटी ऑक्यूपायर बनाएगा फैक्ट्री में, एंड इस सेफ्टी कमेटी का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट विद रिगार्ड टू प्रॉपर सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर. ये कमेटी क्या है ना, बीच में रहेगी, किसके, एम्प्लॉयर और वर्कर के. वर्कर बोलेगा कि हमें इस चीज से खतरा है, तो एम्प्लॉयर आपको सुनना पड़ेगा, और ये बीच में कौन, इसके लिए कौन बैठा हुआ है, सेफ्टी कमेटी. It is provided that state government may by order in writing or for any reason to be recorded in writing एग्जाम द ऑक्यूपायर, ये ऑक्यूपायर को एग्जाम भी कर सकते हैं अगर इनको लगे कि नहीं नहीं इस फैक्ट्री में क्या ही सेफ्टी की इतनी जरूरत है, कमेटी की जरूरत नहीं है. कॉम्पोजिशन ऑफ कमेटी, टेन्योर और ये सब चीजें एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट है. लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर यूज करी और बोला कि जो भी फैक्ट्री इस क्लास को बिलोंग करती है उनको सेफ्टी कमेटी रखना जरूरी है, तो फिर रखना पड़ेगा, क्योंकि किसकी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की. सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया आपको, राइट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की देखो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स क्या है सेफ्टी को लेके, वो बात करी गई है 41D, 41E, 41F और 41G. ये हमने डिटेल में पढ़ा है और हमने पीपीटी में इनके हेडिंग्स करे थे, ठीक है. वेलफेयर मेजर पे आ जाते हैं सेक्शन 42 से लेके 50 तक, जो भी पीपीटी में हमने करा. वॉशिंग फैसिलिटी पे
हर फैक्ट्री में एडिक्वेट और सूटेबल फैसिलिटी होनी चाहिए कपड़े वपड़े धोने के लिए वर्कर को, सेपरेट एडिक्वेट फैसिलिटी, स्क्रीन फैसिलिटी होनी चाहिए मेल और फीमेल वर्कर्स के लिए अलग। सच फैसिलिटी शुड बी कन्वीनियंटली एक्सेसिबल, ये नहीं कि वर्कर यहाँ काम कर रहा है कपड़े धोने जा रहे हैं 6 किलोमीटर दूर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्थ जो वॉशिंग फैसिलिटी है वो पास में ही होनी चाहिए। सेक्शन 43, अब कपड़े धोए तो सुखाने और रखने भी पड़ेंगे, तो उसकी फैसिलिटी में भी स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है कि फैक्ट्रीज में प्रोविजन होने चाहिए वर्कर के पास कि वो अपने कपड़ों को स्टोर और ड्राई भी करवा सके। फैसिलिटी फॉर सिटिंग, सेक्शन 44, यहाँ कह रहे हैं कि वर्कर को एक सिटिंग फैसिलिटी देना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि पूरे फैक्ट्री में बेचारे खड़े होकर काम कर रहे हैं, बैठने की जगह ही नहीं है उनके पास, सो उनके रेस्टिंग अपॉर्चुनिटी देने के लिए सिटिंग फैसिलिटी होना जरूरी है। फर्स्ट एड अप्लायंस, सेक्शन 45 कह रहा है स्टूडेंट्स, ये बहुत प्रिज्यूम बात है, वर्कर हैं काम कर रहे हैं तो उनको चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, तो उसके लिए फर्स्ट एड होना चाहिए। प्लस बॉक्स और कबर्ड होना चाहिए फॉर एवरी 150 वर्कर। और अगर इनफैक्ट 500 से ऊपर वर्कर काम करे तो फिर तो रेडिली एम्बुलेंस होनी चाहिए कि भाई कभी भी कोई ऐसा हादसा हो जाए तो एम्बुलेंस बिल्कुल रेडिली अवेलेबल हो, राइट। उसके बाद कैंटीन्स, सेक्शन 46 कह रहा है कि अगर 250 से ऊपर वर्कर है, देखो जी सारी चीजें हाईलाइट हुई हुई हैं, जो जो येलो में हुआ है ये प्रॉपर हाईलाइट हुआ है, तो आप प्लीज ध्यान दीजिए। कभी आप एकदम भी नोट्स देख रहे हैं, लास्ट मिनट रिविजन कर रहे हैं, तो आपको याद हो 150 से ऊपर वर्कर है तो फर्स्ट एड, 250 से ऊपर वर्कर है तो प्रॉपर कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग पावर, सच रूल में बी प्रोवाइड। किस डेट से कैंटीन आएगी, स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन, कैंटीन में कितने लोगों की अकोमोडेशन हो जाती है, कितने लोग बैठ सकते हैं, फूड कहाँ से आएगा कैंटीन में, कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी भी होनी चाहिए, कैंटीन में कितना पैसा खर्च हो रहा है उसकी रिपोर्ट, ये सारी चीजें चीफ इंस्पेक्टर के पास ऑक्यूपायर को सबमिट करनी पड़ती है। शेल्टर, रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम्स, अगर आपकी फैक्ट्री में 150 से ऊपर वर्कर है तो प्रॉपर शेल्टर, रेस्ट रूम होने चाहिए कि अगर वर्कर को किसी प्रकार का रेस्ट चाहिए या कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई तकलीफ हो गई तो वो रेस्ट रूम का यूज कर सके। और अगर आपकी फैक्ट्री में 30 से ज्यादा औरतें हैं और अगर उनके बच्चे 6 साल से कम है तो क्रेच फैसिलिटी भी देनी चाहिए। इनफैक्ट वो लेडी अपने बच्चों को देखने भी जा सकती है बीच में ब्रेक लेके, तो क्रेच फैसिलिटी भी एक फैसिलिटी है जो वेलफेयर फैसिलिटी के अंडर आती है, राइट। So students, this is how our welfare is done, our safety measures are done, our health measures are done in Factories Act. In fact, we have completed our chapter. Our Factories Act is completed thoroughly, completely. अच्छा मैम अब आपने करा दिया, अभी तो हमें याद हो गया, अब तो हम भूल जाएंगे, जैसे आप दूसरा चैप्टर कराओगे हम भूल जाएंगे। देखो नोट्स में भी तुम्हें लिंक्स दिए गए हैं, टेलीग्राम लिंक्स, इंस्टाग्राम लिंक्स, व्हाट्सएप कम्युनिटी, यू कैन एक्सेस नोट्स फ्रॉम एवरीवेयर, राइट। अब तुम्हें क्या करना है, फैक्ट्रीज एक्ट स्टूडेंट्स हो चुका है आपका। अब आपको क्या करना है, कुछ टॉपिक्स का आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। आई वुड से इंस्पेक्टर वाला डू द राइटिंग प्रैक्टिस, ऑक्यूपायर सेक्शन 7 डू द राइटिंग प्रैक्टिस। एक ना बहुत ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर लो। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3, 4, 5 अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। अपने आप को ये क्वेश्चन दे दो कि चैप्टर 3, 4, 5 में 3 में हेल्थ, 4 में सेफ्टी, 5 में वेलफेयर, इन तीनों में जो भी प्रोविजन बताया गया वो बताइए। आपको सेक्शन तो याद है 11 से 20, 21 से 41 एंड 42 से 50 इन केस ऑफ वेलफेयर। तो ये सेक्शन तो याद हो गया आई एम श्योर आपको। अब आपको सारे सेक्शन नहीं लिखने, लेकिन कुछ कुछ सेक्शन अपने आप से पूछिए ना कि हमें मैम ने क्या पढ़ाया। हेल्थ में क्या क्या पढ़ा हमने, सेफ्टी में क्या क्या पढ़ा जिसमें बड़े सारी मशीन केसिंग, फेंसिंग, ये सब बारे में बात हुई थी। वेलफेयर में कैंटीन, क्रैच, कपड़े धोना सुखाना, ये सब बातें करी गई थी। तो कुछ कुछ पॉइंट्स ना अपने आप को दोहराओ, आपको याद हो जाएगा। तो आज हमने सारी फैसिलिटीज और मेजर्स के बारे में बात करी है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी स्टैट्यूटरी एजेंसीज की, और उससे पहली वाली क्लास में हमने बात करी थी फैक्ट्रीज एक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में, राइट स्टूडेंट। सो आज हमारा फैक्ट्रीज एक्ट खत्म होता है, सक्सेसफुली खत्म होता है। अब आपके हाथ में, आप प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस करिए ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, इंपॉर्टेंट। प्रोविजंस, ठीक है।
हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर। तो अब आप इसको प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस करिए, कोई भी दिक्कत होती है कैन रीच बैक टू मी, यू हैव ऑल द एक्सेस ऑफ ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स यू हैव, यू कैन एक्सेस टू मी इन केस ऑफ एनी डाउट, राइट? if you will not do the writing practice then you will cry just before your exams कि हमें याद नहीं हो रहा, हमें कुछ नहीं आता, हमें पढ़ाया नहीं गया, हम बेचारे हैं, ICSI ने हमें बहुत सिलेबस दे दिया है, then nothing but you will be making excuses, right? So if you don't want to face that situation, please get up, don't get up, sit down, read, revise, learn where necessary, and do the writing practice as well, right students? So I'll see you in the next class. Thank you so much, and please like and share, दूसरों की भी मदद कर दो, like करके मेरी मदद, share करके दूसरों की मदद कर लो, right? All the best students, thank you so much.